कनकपुर नामक एक छोटे से गांव में पदम नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। पदम हर सुबह ईमानदारी से कमाता था और ईमानदारी की ही खाता था। इस वजह से वह गांव में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी बीवी को उसकी ईमानदारी रास नहीं आती थी। वह उससे हमेशा एक ही बात कहती थी, अजी आप इतने ईमानदार क्यों हो? गांव के कितने किसान हैं वहाँ ईमानदार नहीं हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर हम भी ईमानदार नहीं होते और हम बेईमानी कर लेते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते। अरे भाग्यवान, तुम क्या बातें कर रही हो? हम ईमानदारी की कमाते हैं और ईमानदारी की ही खाते हैं। भले ही लोग हमें नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान तो हमें देख रहे हैं ना। भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। वो एक दिन हमारी ईमानदारी से बहुत ही खुश होंगे और हमारा समय ज़रूर बदलेंगे। अजी कब बदलेंगे? इतने दिन तो हो गए, मैंने तो नहीं देखा। अब तुम सब्र तो करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा जो होता है। यहाँ कहकर पदम वहाँ से चला जाता है। पदम हर रोज़ मेहनत करता था। भले ही उसे 2 रुपये मिलते थे, लेकिन वहाँ ईमानदारी का ही कमाता था। एक दिन उसकी प्रसिद्धि गांव के बड़े सेठ के पास जा पहुँची। अरे, मैंने सुना है इस गांव में पदम नाम का कोई ईमानदार किसान रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर वहाँ काम करे। मैं उसे उसकी कमाई से दुगनी ज़्यादा तनख्वाह दूंगा उसकी मेहनत के ऊपर। यह बात सुनकर तो पदम बहुत ही खुश था। अरे भाग्यवान, मेरी मेहनत और लगन काम आई। तुम्हें पता है, मेरी ईमानदारी की वजह से हमारे गांव के सेठ जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा धनवान हैं, उन्होंने अपने घर पर मुझे बुलाया है, वहाँ भी काम के लिए। और वहाँ मुझे दुगनी ज़्यादा इनकम देने वाले हैं जितना मैं कमाता हूँ। अरे जी, क्या बात कर रहे हो? यहाँ बात सच है ना? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? क्योंकि आपकी ईमानदारी की वजह से कभी भी हमें फ़ायदा तो नहीं हुआ। अरे भाग्यवान, सच बोल रहा हूँ मैं। सच में मुझ तक यहाँ खबर आई है और मैं आज ही सेठ जी के यहाँ पर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब क्या था, पदम सेठ जी के यहाँ पर जाता है। सेठ जी जब उसे देखते हैं, अरे पदम, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हो, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें देखा नहीं है सही से। क्या तुम सच में ईमानदार हो? सेठ जी, मैं आपके यहाँ पर काम करूँगा, आप खुद ही देख लेना। मेरी ईमानदारी का मुझे पूरा भरोसा है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, ना ही बेईमानी करता हूँ। अब क्या था, सेठ को पदम भा गया था। उसने उसे काम पर रख लिया। कई दिन बीतते चले गए। एक दिन की बात है जब कमला को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी। आपको पता है, हमारे मोंटू को पैसे की ज़रूरत है, वहाँ बीमार है। मैं चाहती हूँ कि आप सेठ जी के यहाँ से कुछ पैसे धन चुरा लें, ताकि हम हमारे मोंटू का इलाज करा सकें। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? मेरी ईमानदारी की वजह से ही मैं उनके घर पर काम पर लगा हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं उनके यहाँ पर चोरी करूँ? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे मोंटू को भी तो देखो, उसकी हालत क्या हो रही है। आपकी जितनी कमाई है उससे कुछ नहीं हो रहा। उसका इलाज भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अब हम क्या करेंगे? मुझे कैसे भी करके मेरे मोंटू को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अब क्या था, पदम अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात है जब सेठ जी के धन वाले कमरे में पदम जाता है। हे भगवान, सेठ जी के पास कितना धन है! यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। सेठ जी इतने धन का करते क्या होंगे? अब पदम पैसे चुराने जा ही रहा था कि उसके अंदर से खुद की ही आत्मा बोलती है, पदम तू क्या कर रहा है? पैसे चुराने आया है? जिस सेठ ने तेरी ईमानदारी की वजह से तुझे घर में रखा, उसी सेठ को धोखा देने आया है। अब क्या था, पदम खुद को ही कोसने लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और पदम वापस अपने घर आ जाता है। अब क्या था, कमला फिर से उसे 2-4 बातें सुनाने लगती है। पदम जी, सच में आप कुछ ज़्यादा ही ईमानदार हो। इतनी ईमानदारी ज़िंदगी में काम नहीं आती। अगर सेठ जी के यहाँ से कुछ धन ले भी लिया तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। आपको पैसे चुरा लेने चाहिए। कमला, मैं यहाँ नहीं कर सकता, चाहे मैं खुद को ही बेच दूँ, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहूँगा। मैं ना कभी भी किसी के यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। सेठ खड़ा खड़ा यहाँ बात सुन रहा था। उसे पदम की ईमानदारी की परीक्षा लेनी थी। एक दिन सुबह सुबह, पदम, ये कुछ पैसे हैं घर के खर्चे के। ये जितना भी घर का खर्चा है
उसमें से जो भी बचेगा वह मुझे वापस कर देना, बाकी के खर्च में ले लेना। अब क्या था, पदम जैसे ही बाजार जाता है, सारा सामान आ चुका था लेकिन काफ़ी ज़्यादा धन बचा हुआ था। अरे, सेठ जी ने इतना धन दिया है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा धन बचा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इससे मोंटू का इलाज भी करवा सकता हूँ। यहाँ बात पदम सोच ही रहा था कि इतने में उसे फिर से अपनी ईमानदारी याद आ जाती है। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं कर सकता। मैंने सेठ जी के यहाँ पर ईमानदारी से काम किया है और उन्होंने मुझे ईमानदारी की वजह से ही रखा है। मैं उनको धोखा नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बाजार से घर जाने में उसे काफ़ी रात हो जाती है। सेठ जी सो जाते हैं, उसे नहीं मिलते। अरे, सेठ जी तो सो गए हैं, लेकिन मैं इस धन का क्या करूँ? मुझे अपने घर पर ही ले जाना होगा। सुबह मैं सेठ जी को वापस कर दूँगा। वहाँ धन अपने घर पर ले जाता है। उसकी पत्नी कमला यहाँ सब देखती है तो कहती है, अरे वाह, आपने आज चोरी कर ही ली। मैं यही तो चाहती थी। अब हमारे मोंटू का इलाज हो जाएगा, जल्दी वह स्वस्थ हो जाएगा। नहीं भाग्यवान, यहाँ धन सेठ जी का है और मुझे इसे सुबह सेठ जी को वापस करना है। मैं इसे अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए नहीं ले सकता। तुम्हें समझना चाहिए, यहाँ धन उनका है, उन्होंने मुझे विश्वास के साथ दिया है। अरे, आप कब तक ईमानदारी के साथ जियोगे? यहाँ धन हमारे बेटे के स्वास्थ्य के लिए काम आएगा। वहाँ बीमार है, वह बीमारी से जूझ रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा मोंटू की हालत क्या है? मैं समझ सकता हूँ, वहाँ मेरा भी बेटा है। मुझे इतना ही बुरा लगता है जितना कि तुम्हें लगता है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी पर अड़िग हूँ। मैं सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता। अब क्या था, पदम वहाँ धन अपनी पत्नी कमला को नहीं देता और सुबह सेठ जी को वापस करने के लिए लौट आता है। सेठ जी, ये बहुत ज़्यादा धन बचा है। जितना खर्च हुआ उतना मैंने ले लिया, बाकी का काफ़ी ज़्यादा धन बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे रख लीजिए। यहाँ सब देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अरे वाह पदम, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा ही धन दिया था। मुझे देखना था कि तुम कितने ईमानदार हो। मुझे यहाँ भी पता है कि तुम्हारे बेटे मोंटू की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ बीमार है, उसे कुछ पैसे चाहिए और इसीलिए मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए ज़्यादा ही सोने के सिक्के दिए। मुझे लगा था कि तुम इन सोने के सिक्कों को चुरा लोगे, लेकिन सच में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में लोग सही कहते हैं, तुम एक सच्चे ईमानदार हो और मुझे तुम पर गर्व है। आज के बाद से तुम्हारी जो भी इनकम है वहाँ मैं डबल से 4 गुना बढ़ा देता हूँ और अब तुम्हारे मोंटू के स्वास्थ्य का मैं पूरा खर्चा उठाऊँगा और जब तक वहाँ ठीक नहीं हो जाता उसका पूरा इलाज मैं ही करवाऊँगा। अब क्या था, पदम यहाँ सुनकर खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं सच में बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जिस तरह मैं ईमानदार हूँ उसी तरह आप भी बहुत ही ज़्यादा दिल वाले हो, जिसने मेरे बारे में इतना सोचा, वरना आज तक किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। अब क्या था, पदम बहुत ही खुश था। वहाँ अपनी पत्नी के पास जाता और कहता है, तुम्हें पता है भाग्यवान, मैं उन सिक्कों को चुरा लेता तो क्या हो जाता? उससे कुछ नहीं होता। मेरी इनकम इतनी की इतनी रहती और अब पता है सेठ जी ने मेरी इनकम 4 गुना बढ़ा दी है और मोंटू के स्वास्थ्य का ख्याल भी वही रखेंगे। जितना भी खर्चा होगा वो देंगे। तुम्हें पता है मैं आज कितना खुश हूँ। हमारा मोंटू जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा क्योंकि सेठ जी सारे पैसे देने वाले हैं जब तक कि वहाँ ठीक नहीं हो जाता। अरे क्या कह रहे हो? क्या सच में यह बात सच है? आपकी इनकम 4 गुना बढ़ा दिए सेठ ने। यह बात सुनकर तो कमला बहुत ही खुश होती है और अपने पति से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं हमेशा आपको कोसती थी कि आप ईमानदार हो, इसी वजह से हमारी ऐसी हालत है। लेकिन सच में आपने सही कहा था, सब्र का फल मीठा होता है और हमेशा इंसान को ईमानदारी पर ही रहना चाहिए। आपकी वजह से ही आज मेरे मोंटू का इलाज हो पाएगा। चोरी करके हम क्या ही कर लेते, कितना धन इकट्ठा कर पाते, लेकिन आज सेठ जी पूरा खर्चा उठा रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपकी ईमानदारी की वजह से। आप अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहे और मैं हमेशा आपको यही राय देती थी कि आप बेईमानी करो, लेकिन मैं बहुत ही गलत थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब क्या था, दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। किशनगंज नामक एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। भोला की पत्नी मीना, जो कि देखने में तो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चटोरी थी। वह भोला की कोई मजबूरी नहीं समझती थी।
बस हर रोज़ उससे पकवान मंगवाती थी। जब भी उसका जी मन करता वहाँ तरह तरह के पकवान भोला से मंगवाती थी। वहीं पर बेचारा भोला, देखने में सीधा साधा भोला, अपनी बीवी मीना से काफ़ी ज़्यादा डरता था। वहाँ उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन सुबह सुबह मीना, अरे भोला जी कहाँ जा रहे हो आप? कुछ नहीं मीना, वो क्या है ना, काम के लिए जा रहा हूँ। अरे वो आप बाद में कर लेना, मेरे लिए 1 किलो सेब ले आओ, मुझे सेब की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन मीना, अब मैं काम के लिए जा रहा हूँ, सेब तुम्हारे लिए कल ले आऊँगा ना। अरे भोला जी मैंने कह दिया ना, मुझे अभी सेब की याद आ रही है तो अभी ला कर दो। अब क्या था, बीवी का हुक्म था तो भोला मना भी नहीं कर पाता और अपनी बीवी के लिए सेब लेने के लिए बाज़ार चला जाता है और फिर बाज़ार से उसके लिए 1 किलो सेब ले आता है। भोला की उस दिन छुट्टी हो जाती है तो माँ कहती है, अरे भोला आज तूने मजदूरी नहीं की, तुझे पता है आज मजदूरी नहीं की तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन माँ अब मैं क्या करूँ, मीना को सेब चाहिए थे तो सेब ला कर दिए, अब मैं उसके लिए मना भी नहीं कर सकता था। अरे भोला तेरी बीवी के आगे तेरी कुछ नहीं चलती, उसके आगे चलाता रहेगा तो घर कैसे चलाएगा, उसके ही आगे चलाता रहे। अब वो तो क्या कहेगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा घर कैसे चलेगा अगर वो ऐसी हरकत करती रही तो। माँ मैं उसे नहीं समझा सकता, ना ही वो समझ सकती है, अब मैं क्या करूँ। अब क्या था, उसकी माँ की भी भोला एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बस वहाँ तो अपनी बीवी की ही सुनता था। अब भोला हर रोज़ मेहनत करता था और सारी ही अपनी चटोरी बीवी पर उड़ा देता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी बीवी, भोला जी मुझे आज ना गुलाब जामुन, रसगुल्ले और रसमलाई की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, आप मेरे लिए ले आओ ना। लेकिन मीना मैं अभी काम पर जा रहा था। भोला जी आप कितने प्यारे हो, मेरे लिए तो हर एक बात सुनते हो ना, फिर क्यों नहीं सुन रहे आज? अच्छा ठीक है बाबा, तुम इस तरह से कहोगे तो फिर मना कैसे कर पाऊँगा। फिर भोला अपनी बीवी की बातों पर आ जाता है और छुट्टी ले लेता है। अब क्या था, भोला के घर में राशन का सामान ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि जितना भी पैसा आता था भोला अपनी बीवी के खाने के खर्चों में ही उड़ा दिया करता था। अब घर का खर्चा कौन चलाई, यहाँ उसकी माँ भी नहीं समझ पा रही थी। हे भगवान, ये भोला भी ना कितना भोला है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा इसकी बीवी मीना का, ये ना घर का कुछ समझ रही है ना ही भोला की मजबूरी समझ रही है। भोला भी बेचारा क्या करे, उसके सामने मीना के सामने कोई बोल सकता है क्या? भोला नहीं बोलता, इसकी वजह से मीना उसे परेशान करती थी। लेकिन भोला उसकी प्यारी सी बातों में आ जाता था और झट से उसकी जो भी ख्वाहिश होती थी पूरी कर देता था। एक दिन भोला अपनी माँ से, माँ खाना लगा दो, मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है, काम पर जाना है। अरे भोला, मुझे लगता है कि तुझे अपनी बीवी के खर्च है ना उसे कम कर देने चाहिए, क्योंकि उसके खर्च कम करेगा तभी तो तेरा पेट भर पाएगा ना। आज खाने में कुछ भी नहीं है क्योंकि राशन का सामान ही नहीं था। अरे माँ क्या बात कर रही हो आप, राशन का सामान कैसे नहीं था, अभी तो 1 महीने पहले लाया था। अच्छा भोला बेटा, 1 महीने पहले तू 1 महीने का ही राशन लाया था, ना कि 12 महीने का। जा अपनी बीवी से बनवा ले, वो बना देगी। अब क्या था, मीना गुस्से से लाल, माँ जी आप मेरे बारे में ही बोल रही हो ना, आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता हर सांस ऐसी ही क्यों होती है, आपको इतना बुरा क्यों लगता है? भोला जी मेरे लिए सामान ले आते हैं तो। बेटा मैं वो नहीं कह रही, लेकिन आज देख ले तेरी वजह से भोला भूखा जा रहा है, राशन का सामान भी नहीं है। माँ जी अब मैंने थोड़ी कहा है भोला जी से कि आप सारे पैसों के मेरे लिए ये सामान ले आओ, लेकिन अब मुझे हर चीज़ की याद आती है तो फिर कहना तो पड़ता है ना। भोला भी अपनी बीवी की साइड लेता है। अरे माँ उसमें क्या है, अगर मीना के खर्चे नहीं मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने खाना नहीं खाया, मैं सेठ जी के यहाँ पर ही खाना खा लूँगा। अब क्या था, भोला बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है कि मीना आवाज़ लगाती है, भोला जी रात को मेरे लिए समोसे ले आना। यहाँ सुनकर तो उसकी सास गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन वहाँ उससे क्या कहती, क्योंकि भोला भी उसके कहने में जो था। कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है, उसकी माँ की तबीयत ठीक होती है तो वह अपने बेटे से कहती है, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देखना मुझे इलाज की ज़रूरत है, मेरा इलाज करवा दे। अरे माँ आपको थोड़ी सी बुखार आई है, इसमें भी आपका इलाज करवा दूँ? देखो ना मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि आपका इलाज करवाऊँ, कहाँ से करवाऊँ आपका इलाज, मेरे खर्चे ही ख़त्म नहीं हो रहे यहाँ पर। लेकिन बेटा तू बहू के लिए तो हर रोज़ नई नई चीज़ें लाता है, अब पहली बार मैंने तुझसे इलाज की बोला है तो तू मेरा इलाज भी नहीं करा सकता? माँ मुझसे नहीं होगा ये सब,
दो का खर्चा मैं कैसे झेलूँ? एक दिन में मुझे सिर्फ 300 रुपये ही मिलते हैं, उसका ही घर में गुजारा चला सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता। अब भोला वहाँ से चला जाता है कि थोड़ी ही देर बाद बीवी कहती है, भोला जी आज ना मुझे ना सोन पापड़ी की और कुछ मिठाइयाँ होती है ना, उनकी याद आ रही है। क्या आप मेरे लिए ले आओगे? अब क्या था, बीवी का हुक्म था और भोला नहीं मानता। ऐसा कहाँ हो सकता था। भोला तुरंत ही अपनी बीवी के लिए सामान लेने के लिए बाज़ार जाता है। यहाँ सब उसकी माँ देख रही थी। मेरा बेटा भी कुछ ज़्यादा ही भोला नहीं है क्या? मैंने किया तो उसे खर्च दिख गया और बीवी ने कहा तो खर्च नहीं बल्कि जिम्मेदारी नज़र आती है। सच कहते हैं शादी के बाद बेटे बदल ही जाते हैं। यहाँ कहकर उसकी माँ कमरे में चली जाती है। अब क्या था, भोला दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही अपनी बीवी की खातिरदारी कर रहा था कि एक दिन की बात है जब शहर से कुछ लोग भोला के पास आते और कहते हैं, भोला तुम्हारा घर गिरवी है और इसमें से जो 2 महीने की किस्त है वहाँ अभी तक नहीं भरी गई है और अब तुम्हें इस घर को खाली करना होगा। लेकिन मैंने कब में इस घर पर लोन लिया? लेकिन आप मुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हो? अरे भोला जी, ये घर आपने गिरवी नहीं रखा बल्कि आपकी पत्नी मीना ने गिरवी रखा है और 2 महीने की किस्त भी नहीं भरी है। अब तो ये बात आप उनसे ही पूछिए कि ये क्या हो रहा है। जैसा ही भोला घर के अंदर जाता है तो देखता है कि कमरा खाली था और मीना के कुछ भी सामान वहाँ नहीं थे। हे भगवान, ये मीना कहाँ चली गई? ये गई कहाँ होगी? अब भोला उस वक्त कुछ भी नहीं कहता और घर से बेदखल हो जाता है। भोला के साथ उसकी माँ भी थी। बेटा चिंता मत कर, मेरी एक और झोपड़ी है, वहाँ पर हम चलेंगे। तेरे बाबूजी ने पहले ही मेरे नाम कर रखी थी लेकिन मैंने उसे किसी को नहीं बताया था। भोला अपनी माँ के साथ उसी झोपड़ी में जाता है। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा मुझे पता था कि वहाँ तुझे एक दिन धोखा देगी ही, क्योंकि अगर पत्नी दिल से प्यार करती है ना तो कभी भी अपने पति को इतना परेशान नहीं करती। वहाँ तेरी हर एक चीज़ ले लेती थी, वहाँ तुझे 1 मिनट भी चैन नहीं रहने देती थी, तुझे हर चीज़ मंगवाती थी। जबकि गरीबी में बीवी ऐसी नहीं होती, घर के बारे में सोचती है, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। मुझे तो पहले ही पता था वहाँ तुझे धोखा दे देगी, इसीलिए तो मैंने पहले ही पैसे इकट्ठे कर रखे थे। हाँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खर्चा कुछ दिनों के लिए ढक जाएगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, जिस बीवी के पीछे मैं पड़ा रहा, आपका इलाज तक नहीं करवाया, उसी बीवी ने आज मुझे धोखा दे दिया और वह मुझे छोड़कर चली गई। जबकि मुसीबत में तो आप ही मेरे साथ खड़ी रही माँ। मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आपने इलाज के लिए कहा था तो मैंने मना कर दिया और उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वहाँ मुझे धोखा देकर चली गई। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया माँ, मुझे यही तो अफ़सोस हो रहा है। काश कि मैं यहाँ सब कुछ आपके लिए करता तो मुझे आज इतना अफ़सोस नहीं होता। बेटा अफ़सोस करने से कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमें समझदारी से भी काम लेना पड़ता है। तुझे उस वक्त ही समझ जाना था, जो पत्नी मेरे मुसीबत के समय में भी मेरा इतना साथ नहीं दे रही तो उसे हर वक्त खाना चाहिए था, जबकि तेरी इतनी कमाई भी नहीं थी। तो उसी वक्त तुझे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ मेरा आगे तक साथ नहीं दे सकती। बीवियाँ ऐसी नहीं होती, वहाँ मुसीबत में पति का हमेशा खर्च कम करवाती है, ना कि बढ़वाती है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो बीवियाँ साथ देती है ना वो गरीबी में खुश रहती है, चाहे उसका पति कुछ ला कर दे या नहीं। अब भोला सब कुछ समझ जाता है।